हेलो फ्रेंड्स, कल हम लोगों ने कूलाम्ब फोर्स और चार्ज इन पर कुछ न्यूमेरिकल्स किए। आज हम एक और न्यूमेरिकल करेंगे उस पे बेस्ड और इनफैक्ट ऑन सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, और उसके बाद हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे। ओके, तो यहाँ पर आपके सामने एक क्वेश्चन है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन चार्ज एट सी। यहाँ पर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल आप लोगों को दिख रहा है, जिसकी इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी, जिसकी ईच साइड 5 सेंटीमीटर की है। ए पर जो चार्ज रखा हुआ है वो 5 × 10⁻⁻7 कूलम है। ओके, बी पर जो चार्ज है दैट इज 2.5 माइनस ऑफ 2.5 × 10⁻⁻7 कूलम, एंड सी पर जो चार्ज रखा हुआ है दैट इज 1 × 10⁻�7 कूलम। हमसे बोला गया है सी पर जो चार्ज है उस पर कितना फोर्स लगेगा। देखिए, जब मैं सी पर चार्ज की बात करूंगा तो उस पर कौन कौन फोर्स लगाएगा, ए वाला भी फोर्स लगाएगा और बी वाला भी फोर्स लगाएगा। ए वाला चूंकि पॉजिटिव है और सी पर जो चार्ज है वो भी पॉजिटिव है, तो सबसे पहले हमें क्या सोचना है कि लाइक चार्जेस आर रिपेल्ड टू ईच अदर। ठीक है, क्योंकि एक समान चार्ज है, दोनों ही पॉजिटिव है, तो ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा। किस लाइन पर? अराउंड द डायरेक्शन AC। और बी वाला चूंकि नेगेटिव है तो वो इसको क्या करेगा, पॉजिटिव को अपनी ओर क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो एक फोर्स हमको इस तरह से लगेगा इस लाइन के अराउंड, और एक फोर्स हमें इस लाइन के अराउंड लगेगा। ओके, इस तरह से हमें सोचना है। तो आप देखिए ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये ए वाला जो है इस सी चार्ज को क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए, FCA से रिप्रेजेंट किया है, और बी वाला उसे अट्रैक्ट करेगा, फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी, FCB। ओके, अब चूंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में देखिए दो फोर्स लग रहे हैं, इनके बीच का एंगल, जब भी किसी पॉइंट पर दो फोर्स लगेंगे तो मैंने क्या बताया, वहां पर हमको रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा, और रिजल्टेंट निकालने के लिए हमें उन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल पता होना चाहिए। हमें मालूम है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो हर एंगल होता है वो 60 डिग्री का होता है। अच्छा, अगर मैं इस लाइन के साथ ये पूरा एंगल बोल दूं, ये पूरा एंगल, दिस एंगल इज 180 डिग्री माय डियर, 180 में से ये 60 हटा दूं तो जो बचा हुआ एंगल FCA और FCB के बीच बचा वो कितना हो गया, 120 डिग्री। क्लियर? तो FCA और FCB इन दोनों का हमें रिजल्टेंट निकालना है, और उस रिजल्टेंट की हमें डायरेक्शन भी निकालनी है। तो हमने ये मान लीजिए ये रिजल्टेंट आ गया जो कि FCB से 5 मीटर है। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से है। फॉर्मूला क्या होता है रिजल्टेंट का? R बराबर √p² + q² + 2pq cos थीटा। यहाँ p हमारे पास FCB है, q हमारे पास FCA है, तो R बराबर √p² FCB का स्क्वायर प्लस q² दैट इज FCA का स्क्वायर प्लस 2p दैट इज FCB, q दैट इज FCA cos थीटा। थीटा दोनों के बीच कितना है बेटा, 120 डिग्री, सो cos 120 डिग्री। ओके, तो ये R बराबर √FCA² + FCB² + 2FCA × FCB cos 120 डिग्री। ओके, यहाँ तक क्लियर होगा, आशा करता हूँ आपको। नेक्स्ट हम अगर देखें बच्चों, अब फोर्स अगर हमें निकालना है तो कल भी हमने बात कही थी कि फोर्स में हमको दो चीजों की जरूरत पड़ती है। 1/4πε0 तो फिक्स है, इसकी वैल्यू हमें 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन R²। ओके, यहाँ पर Q1 और Q2 हमें पता है। A पर जो चार्ज रखा है दैट इज 5 × 10⁻⁻7 कूलम, और C पर जो चार्ज रखा हुआ है दैट इज 1 × 10⁻⁻7 कूलम। तो Q1 और Q2 हमें पता है, डिस्टेंस भी हमें पता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो साइड है वो कितनी दी हुई है, 5 सेंटीमीटर। तो डिस्टेंस हमको दी हुई है कितना बेटा, R की वैल्यू 5 सेंटीमीटर। ओके, 5 सेंटीमीटर को हम मीटर में बदल लें, क्योंकि हम 1/4πε0 Q1 Q2 R² कूलम जो है वो SI यूनिट है। ओके, तो हम इसे भी SI यूनिट में बदल लें, तो सेंटीमीटर को मीटर
डिवाइड करना पड़ेगा। तो 5/100 हो गया। इस 100 को ऊपर ले जाएंगे तो 100 का मतलब क्या हो गया 10 की पावर 2, ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -2। सो r की वैल्यू कितनी आ गई 5 × 10 टू द पावर -2 मीटर। नाउ अब हम फोर्स की फार्मूला लगा दें 1/4πε0 दैट इज 9 × 10 टू द पावर 9 q1 a पर जो चार्ज रखा हुआ है दैट इज 5 × 10 टू द पावर -7 कूलम। यू कैन सी हियर, यहां देखिए मैं आपको बताता हूं, ये देखिए 1/4πε0 तो 9 × 10 टू द पावर 9 q1 दिस into q2 this upon distance का स्क्वायर, मतलब 5 × 10 की पावर -2 का स्क्वायर। ओके, आराम से ये देखिए। अब सॉल्व कैसे करना होता है, देखिए सबसे पहले 10 की पावर सॉल्व कर लीजिए। ये 10 की पावर क्या हो गया -2 × 2 क्या हो गया -4, ये ऊपर जाएगा तो +4 हो जाएगा, तो 9 और 4 कितना हो जाएगा बेटा 13। ये -7 और -7 ऐड हो जाएगा तो -14, 13 में से 14 माइनस हो गया तो क्या बचा -1, तो 10 की पावर क्या आ गई -1। अब क्या बचा 9 × 5/5 का स्क्वायर। एक 5 से एक 5 कैंसिल हो जाएगा तो एक 5 बचेगा बेटा, तो क्या आएगा 9/5 × 10 की पावर -1। 9/5 को सॉल्व करो, 5 1 जा 5, कितना बचा 4, राइट, डेसिमल लगाओगे तो 0 आएगा, 40 5 8 जा 40, सो 1.8 × 10 टू द पावर -1 न्यूटन। ये फोर्स आ गया जो C पर A ने लगाया। अब हम C पर B के द्वारा लगाए गए फोर्स की बात करेंगे। यहाँ पे फार्मूला वही है 1/4πε0 जिसकी वैल्यू 9 × 10 टू द पावर 9 q1। इस बार आपका q1 क्या था -2.5 × 10 टू द पावर -7, माइनस है यहाँ पे हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो 2.5 × 10 की पावर -7 इंटू q2 कितना था, a पर कौन सा चार्ज रखा हुआ था 1 × 10 टू द पावर -7 अपॉन r तो यही है इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 और 10 की पावर -2 × -2 कितना हो गया -4। सॉल्व करना था तो देखिए ये 2.5 का जो डेसिमल है ये हटाया तो नीचे क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब देखिए फिर वही तरीका, सबसे पहले 10 की पावर्स देखिए, ये 9 और 4 ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 13, 13 - 14 कितना हो गया -1, ये नीचे एक और 10 ये भी ऊपर जाएगा तो एक और -1, तो 10 की पावर -1 और -1 कितनी हो जाएगी -2, ये 25 से ये 25 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 9 × 10 की पावर -2। तो हमारे पास FCA आ गया और FCB आ गया। फार्मूला हमने पहले ही लिख के रखा हुआ है, FCA का स्क्वायर FCB का स्क्वायर +2 FCA FCB cos 120 डिग्री। सो हम इसको पुट अप कर देंगे वहां पर। ओके, ये हम रख देते हैं, ये देखिए तो FCA कितना आया बेटा हमारे पास 1.8 × 10 की पावर -1 मींस 1.8 अपॉन 10, राइट, ये देखिए कितना आया FCA की वैल्यू 1.8 × 10 की पावर -1, तो ये अपॉन में आ जाएगा तो क्या हो गया 0.18 हो गया। FCB कितना हो जाएगा 9/100 दैट इज 0.09, तो ये 0.18 हो गया और ये 0.09 हो गया। हम इसको सब्स्टिट्यूट कर ले बच्चों, 0.18 का स्क्वायर प्लस 0.09 का स्क्वायर प्लस 2 × FCA × FCB और cos 120 की वैल्यू -1/2। ये 2 और ये 2 क्या हो गया बच्चों कैंसिल। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए, 0.18 का अगर डेसिमल हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा, 100 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 10,000, 0.09 का डेसिमल हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा, स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 10,000। यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे तो इसके 18 के नीचे भी 100 आएगा और 0.09 के नीचे भी 100 आएगा, तो 100 × 100 क्या हो जाएगा 10,000। तो तीनों के नीचे क्या है 10,000, एलसीएम क्या हो जाएगा 10,000, रूट के अंदर 10,000 है तो रूट के बाहर क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। ओके, तो ये रूट के बाहर 100 आ गया। 18 का स्क्वायर 324, 9 का स्क्वायर 81 और 18 9 जा 162, प्लस इंटू माइनस क्या हो गया बेटा माइनस। ओके, इसको ऐड करोगे आप तो ये कितना आ गया 243 रूट के अंदर है, तो 15 का स्क्वायर 225 होता है और 16 का स्क्वायर 256 होता है। तो डेफिनेटली ये आंसर कहीं ना कहीं
15 और 16 के बीच में हो। क्लियर? तो ये मतलब आप या तो फिर स्क्वायर रूट पूरा निकाल लीजिए, थोड़ा सा मतलब जब ऑब्जेक्टिव्स होंगे आप तो थोड़ा सा आप क्लोज आंसर चेक कर सकते हो इस तरह से। 15 का स्क्वायर 225, तो 15 से ज्यादा होगा, 16 256 है, उससे कम होगा, और 243 256 के ज्यादा होगा, तो नो डाउट 15.5 से ज्यादा आंसर होगा। तो 15.6 अप्रॉक्स अपॉन 100 दैट इज 0.156 न्यूटन। ये तो उसका मैग्नीट्यूड हो गया जो उस पर फोर्स लगेगा, किस पर? ए पर। अब अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं तो फाइंड द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। रिजल्टेंट की डायरेक्शन के लिए क्या था? अगर मान लीजिए मैंने आपको बताया था मैं पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टरेशन पे जाता हूं, देखिए मैंने आपके आपको ये मेंशन किया हो, ये देखिए ये P फोर्स है और ये Q फोर्स है। रिजल्टेंट मान लीजिए P की डायरेक्शन से फाई एंगल बना रहा है, तो रिजल्टेंट का फार्मूला क्या होता है? Q sin थीटा अपॉन P प्लस Q cos थीटा। ओके राइट? यहां पर भी अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, ये देखिए हमारा रिजल्टेंट FCB से फाई एंगल बना रहा है, तो ये हमारा P हो गया, ये हमारा Q हो गया, तो Q sin थीटा मतलब FCA sin थीटा अपॉन P प्लस Q cos थीटा, FCB प्लस FCA cos थीटा। राइट? आप एग्जैक्ट फार्मूले में जाइए, ये आपका P हो गया जिससे एंगल है, ये आपका Q हो गया। फार्मूला क्या होता है? Q sin थीटा अपॉन P प्लस Q cos थीटा। ओके, तो यहाँ पर ये देखिए P sin थीटा अपॉन Q sin थीटा अपॉन P प्लस Q cos थीटा। राइट? ठीक है, अब यहाँ पे एक खास बात है, FCA की वैल्यू तो हमें पता है, अभी अभी हमने निकाली थी 0.18 sin 120 दैट इज √3/2, वो वैल्यूज हम यहाँ पुट अप कर देंगे, लेकिन डायरेक्टली मतलब 0.18 into √3/2। ओके, FCB की वैल्यू कितनी है बेटा? 0.09। देखने वाली बात है, FCA कितना है? 0.18, और cos 120 कितना होता है बेटा? -1/2। ओके, अब यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए, 2 9 जा 18, 0.18 अपॉन 2, पॉइंट हटाएंगे तो 18 अपॉन 100 हो जाएगा, 0.18 का एक पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा बेटा, 2 9 जा 18 तो कितना आ गया? 9/100, 9/100 मींस 0.09, और प्लस इनटू माइनस माइनस, तो 0.09 माइनस 0.09 नीचे क्या आ जाएगा बेटा? 0 आ जाएगा। किसी भी चीज में अगर हम किसी भी नंबर में हम 0 का डिवाइड करेंगे, ऊपर कुछ भी आंसर 0 का डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा? इंफिनिटी, मींस tan phi is equals to इंफिनिटी। tan की कौन सी वैल्यू इंफिनिटी होती है? 90 डिग्री की, मतलब phi जो है वो कितना होगा? 90 डिग्री। ओके, इसका मतलब कि जो रिजल्टेंट होगा FCB से CB वाली लाइन से 90 डिग्री पर होगा। ओके, इसका मतलब जो रिजल्टेंट होगा वो CB से 90 डिग्री, रिजल्टेंट मेड एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद साइड CB। इस तरह से हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करें। ओके, नाउ नया टॉपिक है हमारे सामने इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? देखिए, अगर मैं कहता हूं कि ये एक चार्ज बॉडी है, तो इस चार्ज बॉडी के पास अगर हम कोई दूसरी, जैसे बचपन में हम लोग करते थे कि हमने एक मैग्नेट रखा, मैग्नेट के पास हमने एक छोटा सा टुकड़ा लोहे का रखा तो चिपक जाता था, फिर हम क्या करते थे? थोड़ा सा और दूर रखते थे तो फिर चिपक जाता था, और दूर रखते थे, ऐसा करते करते थे एक डिस्टेंस ऐसी आती थी जब वो नहीं चिपकता था, मतलब वहां पर उसका जो मैग्नेटिक इफेक्ट है वो क्या हो गया? खत्म हो गया। तो स्पेस अराउंड द मैग्नेट वेयर अ टेस्ट मैग्नेट कैन एक्सपीरियंस सम फोर्स, वो उसका भाई जहां तक दूसरा एक मैग्नेटिक सब्सटेंस इसके फोर्स को महसूस कर सके, एक्सपीरियंस कर सके, वो उसका फील्ड हो गया, मैग्नेटिक फील्ड। इसी प्रकार जो चार्ज बॉडी होगी इसके चारों तरफ भी ऐसा
इसके चारों तरफ एक स्पेस होगा जहां तक कि ये दूसरी चार्ज बॉडी पर फोर्स लगा सकता है। वो जो फील्ड होगी उसे हम क्या कहेंगे, इस चार्ज बॉडी की इलेक्ट्रिक फील्ड। आशा करता हूं मेरी बात समझ में आ रही होगी। जैसे मैं कहूं कि कॉम्ब है, इसको मैंने बालों पे रगड़ा, अब मैं कागज के छोटे टुकड़े लाऊं, यहां पर रखा तो चिपक गए, यहां रखा तो भी चिपक गए, लेकिन वहां रखा तो नहीं चिपके। तो यहां तक रखने पर चिपक रहे, मतलब ये जो चारों तरफ का जो फील्ड होगा ये क्या होगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ओके, तो स्पेस अराउंड अ चार्ज बॉडी वेयर अ टेस्ट चार्ज मतलब जिसको हम टेस्ट करने के लिए कि भाई उसमें फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है, वेयर अ टेस्ट चार्ज कैन एक्सपीरियंस सम फोर्स। ओके, उसे हम क्या कहेंगे, इस चार्ज बॉडी की इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। अलग अलग चार्ज बॉडी की इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग हो सकती है, वो उसमें कितना चार्ज प्रेजेंट है, वहां पर चार्ज डेंसिटी कितनी है, उस पर डिपेंड करेगा। ओके, तो स्पेस अराउंड अ चार्ज वेयर अ टेस्ट चार्ज कैन एक्सपीरियंस सम फोर्स, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, जैसे ये मान लीजिए क्यू चार्ज, तो ये यहां तक r दूरी तक एक स्फीयर जहां तक कि ये एक फोर्स को एक्सपीरियंस कर सकता है, इसके बाद ये इसके फोर्स को एक्सपीरियंस नहीं कर रहा है, तो ये क्या हो गया, ये जो बाउंड्री बनी, इस बाउंड्री को हम क्या कहेंगे बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। ओके, अब हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, देखिए इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है, पहले तो उस बात को समझिए। इफेक्ट ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी, इफेक्ट ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी, दैट है ना। देखिए जैसे मैं कहूं कि एक बल्ब से लाइट आ रही है, तो लाइट आ रही है तो वो हम उसको देख पा रहे हैं, मतलब चारों तरफ हम फैल रही है, लेकिन अगर उसी लाइट को यूनिट एरिया के पाइप से मैं आपकी आंखों पर डालूं तो आप उसे नहीं देख पाएंगे, वो उसकी इंटेंसिटी, वो उसका इफेक्ट हुआ। एक्चुअली वो फैल रहा था, चारों तरफ था, तो उसका जो प्रभाव था, जो इफेक्ट था, वो खत्म हो गया। तो अगर आपको उसका इफेक्ट देखना है, अगर हम किसी फोर्स को बड़े एरिया पर अप्लाई करें तो उस फोर्स का इफेक्ट समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर हम यूनिट एरिया पे उतना ही फोर्स अप्लाई कर दें तो उसका इफेक्ट आपको भी, ये बिल्कुल वैसा ही है कि अगर मैं हैमर से एक दीवार पर मारता हूं, या फिर अगर मैं एक कील उसी दीवार पे रख के अब हैमर से मारता हूं, तो वो कील कहां चली जाएगी, दीवार में छेद कर देगी। पहले छेद नहीं हुआ, अब हुआ, तो यूनिट एरिया पे फोर्स लगा, तो क्या हुआ, वो इंटेंसिटी कहलाया। ठीक है ना। तो यहां पर भी चार्ज फोर्स अगर ज्यादा अमाउंट ऑफ चार्ज पे लगेगा तो उसका इफेक्ट समझ में नहीं आएगा। तो फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज, जब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी देखनी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी देखने के लिए वहां पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स होना चाहिए वो किस पे लगना चाहिए, यूनिट चार्ज पे लगना चाहिए। ओके, तो फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज नोन एज इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। जिस पॉइंट पर भी हमें चार्ज बॉडी की इंटेंसिटी देखनी है, उसका प्रभाव देखना है, उस पॉइंट पर हम एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज अज्यूम करेंगे और उस यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लगेगा, दैट फोर्स इज नोन एज इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। रिमेंबर, एट दैट पॉइंट। अगर आप पॉइंट बदलोगे तो उसका इफेक्ट भी चेंज हो जाएगा। अगर आप पास लाओगे तो फोर्स ज्यादा लगेगा, डिस्टेंस बढ़ाओगे तो फोर्स कम लगेगा। ओके, सो व्हाट इज इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या है, इट इज अ फोर्स, इट इज इलेक्ट्रिक फोर्स, लेकिन किस पर, जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर लगता है। फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज नोन एज इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इस बात को समझिए, जब भी आप इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पर निकालना है तो पहला आपका काम क्या होगा, उस पॉइंट पर आप +1 चार्ज रखेंगे। इस बात को गहराई से पकड़िए। ओके, तो फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स पर यूनिट चार्ज।
तो Q नॉट चार्ज हमने यहाँ पे डिस्चार्ज रखा था, Q नॉट चार्ज पर कितना फोर्स लग रहा था बच्चों? F। अगर Q नॉट पे F लग रहा है तो 1 पे कितना लगेगा? F अपॉन Q नॉट। ओके, जैसे सिंपल, अगर 5 रुपए में या मान लीजिए 10 रुपए में 2 डेयरी मिल्क होती है 10 रुपए, तो 1 डेयरी मिल्क कितने में आएगी? 5 रुपए। कैसे किए? डिवाइड कर दिए। तो ज्यादा के लिए दिया गया हो और 1 के लिए पूछा गया हो तो हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। इसी प्रकार Q नॉट चार्ज पर अगर फोर्स F लग रहा है तो 1 पर कितना लगेगा? F अपॉन Q नॉट। राइट? तो ये सब हम लोग बहुत छोटी क्लासेस में पढ़ते थे। तो फोर्स per unit charge is known as intensity of electric field. So what is electric field? It is a force, simply a force, जो कौन सा फोर्स? जो कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर लग रहा हो, जो यूनिट चार्ज पर लग रहा हो, ठीक है ना? तो चूंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, दैट्स व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की क्या होगी? एक वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स की यूनिट क्या होती है बच्चों? न्यूटन। चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या हो जाएगी बच्चों? न्यूटन पर कूलम। अगर हम फोर्स की बात करें, फोर्स का फार्मूला क्या होता है? देखिए यहां पर अगर हम बात करें इन दोनों के बीच में फोर्स, तो 1/4πε0 मतलब के q1 q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, q नॉट अपॉन r स्क्वायर। ओके, तो हमने यहां पे रख दिया भाई फोर्स की जगह के q नॉट अपॉन r स्क्वायर। तो यहाँ पर जब हम के इस Q नॉट को नीचे ले जाए, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो F अपॉन Q नॉट। इस Q नॉट को नीचे ले जाए तो F अपॉन Q नॉट के बाद क्या बचेगा? Ke into Q by R square. So intensity of electric field is what? 1/4πε0 Q by R square. दूसरा चार्ज क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। ओके, आप इसको यहाँ से ले सकते हैं, फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो Q नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो क्या बचेगा? Ke by r square। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? 1/4πε0 Q by r square। Q कौन सा चार्ज है? जिसकी हम इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हैं। ओके, वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो हमको एक यूनिट वेक्टर लगाना पड़ेगा, जैसे हमने फोर्स में लगाया था r क्या, और यूनिट वेक्टर क्या होता है? वेक्टर में जब हम उसके मैग्नीट्यूड का डिवाइड कर देते हैं, ठीक है? तो हम इसमें यहाँ पर r वेक्टर अपॉन r लिख देंगे, तो ये r स्क्वायर इनटू r क्या हो जाएगा? r क्यूब हो जाएगा बच्चों। राइट, ये देखिए r यूनिट वेक्टर की जगह r कैप की जगह r वेक्टर अपॉन r रख दिया, q बाय r क्यूब इनटू r वेक्टर। ओके, ठीक। अब देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर। ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी हर साइड a है सपोज करिए, और हर वर्टेक्स पर q चार्ज रखा हुआ है। आपसे सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी गई। कल इसके प्रीवियस लेक्चर में न्यूमेरिकल में मैंने आपको बताया था कि जो भी वेक्टर अगर सिमेट्रिक पॉइंट है तो वहां पर जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। इसे हम हमेशा याद रखिए। कल मैंने इस तरह का फोर्स के लिए आपको प्रूफ भी करके दिखाया था। ओके, तो ये क्या है? सेंटर किसका? इक्विलेटरल ट्रायंगल का। यहां से देखिए, यहां पर भी क्यू है, यहां पर भी क्यू है, यहां पर भी क्यू है। ये डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस, ये तीनों से सेम डिस्टेंस पे होगा सेंटर, एंड दैट्स व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस सेंटर विल बी 0। हम लोगों ने कल जो फोर्स का क्वेश्चन किया था, बस फोर्स की जगह यहां पर क्या हो गया है? इलेक्ट्रिक फील्ड। आप चाहें तो मैं एक बार इसको फिर से आपको जल्दी से रिव्यू दे देता हूं। यहां पर देखिए, मैंने सबसे पहले स्टेप क्या बताई आपको कि जहां पर भी आपको, देखिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं। यहां देखिए, यहां पर सेंटर पे मैंने आपको इन दिनों क्वेश्चन में क्या बोला कि फाइंड द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर। मैंने क्या बोला सबसे पहले? अगर आपको जिस पॉइंट पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछी गई हो, सबसे पहला काम आपका होगा वहां पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज अज्यूम करेंगे। क्यों?
क्योंकि व्हाट इज इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज, राइट? तो जब कभी भी कहीं भी आपको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिटरमाइन करनी हो तो सबसे पहले आप यूनिट पॉजिटिव चार्जेस यूज करेंगे। ओके, अब ये वाला क्यू चार्जेस को क्या करेगा? सीधा इस तरफ रिपेल करेगा। यहाँ वाला क्यू इसको सीधा इधर रिपेल करेगा और यहाँ वाला क्यू इसको सीधा इस तरफ रिपेल करेगा। ओके, ए बी सी, आप देख सकते, ठीक? ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है बच्चों, ठीक? इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एंगल 60 डिग्री का होता है बेटा, ठीक? ये तो ये तीनों साइड सेंटर से तीनों इक्वल होंगे, OA, OB और OC। ये R मान लीजिए आप, ये EA हो गया क्योंकि A के कारण, ये EB हो गया B के कारण और ये EC हो गया C के कारण। फार्मूला क्या होगा? EA बराबर, फार्मूला भी अभी दिया मैंने, KEQ अपॉन R स्क्वायर। तो KEQ अपॉन R स्क्वायर डिस्टेंस को हमने EB भी क्या हो जाएगा? KEQ अपॉन, ये भी डिस्टेंस R स्क्वायर। EC भी क्या हो जाएगा? KEQ अपॉन R स्क्वायर, क्योंकि तीनों ही डिस्टेंसेस क्या है? बराबर है। सेंटर जो है वो तीनों वर्टेक्स से सेम डिस्टेंस पर होगा क्योंकि वहां पर इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो EA, EB और EC इन तीनों की जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा? सेम होगा, KEQ बाय R स्क्वायर। ओके, देखिए ये टोटल एंगल 60 डिग्री, तो ये हाफ एंगल कितना हो जाएगा बेटा? 30 डिग्री। ये भी 30 डिग्री। टोटल किसी ट्रायंगल के ये BOC जो दिख रहा है आपको, टोटल जो तीनों एंगल्स का सम होता है किसी ट्रायंगल में, वो कितना होता है बच्चों? 180 डिग्री होता है। तो ये 30 और 30 ये 60 हो गया, तो बाकी बचा हुआ कितना? ये 120 डिग्री। ओके, अब देखिए ये 120 डिग्री है तो ये भी 120 डिग्री होगा वर्टिकली अपोजिट से, ठीक? ओके, देखते जाइए, कल हम लोगों ने इसको डिस्कस कर लिया था। ये 120 डिग्री, ये भी 120 डिग्री। अब ये भी, ये तीनों बराबर है मैग्नीट्यूड में, ये भी E हो गया, ये भी E हो गया और ये भी E हो गया। अब आप समझिए, यहाँ देखिए ये E है और ये भी E है और दोनों एक दूसरे से 120 डिग्री पे लग रहे हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर इफ टू इक्वल वेक्टर्स एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री देन देयर रिजल्टेंट will be same magnitude, तो वो भी उनका रिजल्टेंट जो होगा वो भी कितना होगा? E आएगा। मैंने कल आपको बताया था कि किसी पॉइंट पे दो इक्वल वेक्टर्स 120 डिग्री पर एक्ट कर रहे हो तो उनका जो रिजल्टेंट आएगा वो सेम वेक्टर आएगा E। तो ये E आ गया इस तरह, और ये Q वाले का जो रिजल्टेंट, वो जो Q वाला ये जो A पॉइंट है, ये इस पर इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस तरफ E, एक तरफ ये E है और एक तरफ ये E, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे? इन दोनों का रिजल्टेंट क्या हो गया ये, और इसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है इस पॉइंट पर वो क्या है ये? तो O पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है, ये E ऊपर की ओर और ये E नीचे की ओर। ये दोनों E क्या करेंगे? एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। मैंने आपको वैसे भी बताया था कि अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे से 180 डिग्री पे लग रहे हो तो उनका जो रिजल्टेंट होता है वो P माइनस Q होता है। तो E माइनस E क्या हो जाएगा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर 0। ओके, तो ये इस तरह से नेट फील्ड एट O इज 0। तो ये तो खैर कैलकुलेशन वाली बात हो गई, लेकिन मैं वैसे भी आपको कल के न्यूमेरिकल में भी बता चुका हूं कि जब कभी भी सिमेट्रिक पॉइंट, ये क्या था? सिमेट्रिक पॉइंट, इस पॉइंट पर अगर आप बैठ जाएं और अपने तीनों वर्टेक्स को देखें तो तीनों पर आपको सेम चार्ज दिखेगा, तीनों की डिस्टेंस आपको सेम दिखेगी। तो ये क्या हो गया? ये पॉइंट ऑफ सिमेट्री हो गई, और सिमेट्रिक पॉइंट पे रिजल्टेंट वेक्टर जो होता है वो क्या होता है बच्चों? 0 होता है। तो आप सीधा ऑप्शन टिक कर सकते थे इस क्वेश्चन में। ओके, हम इलेक्ट्रिक फील्ड पे कुछ और क्वेश्चंस करते हैं।
यस, यहाँ पर देखिए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड for short questions. Two charges 10 microcoulomb and minus 10 microcoulomb are placed at a point A and B. Okay, 10 माइक्रोकूलम और minus 10 माइक्रोकूलम के दो चार्ज A और B पॉइंट पर रखे हैं और A और B सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर. A और B के बीच की जो डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर है. Find the electric field at a point P on the perpendicular bisector. A B जो लाइन है उसका जो perpendicular bisector है उस पर कोई पॉइंट P है, वहां पर हम A और B के कारण रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाह रहे हैं. ओके, और उस पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो 12 सेंटीमीटर है. ठीक है ना, बाइसेक्टर ऑफ AB at a distance of 12 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स मिडिल पॉइंट. ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन है. इमेजिन करिए, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप उसे दिमाग में उतार लीजिए, उसकी एक फिल्म बनाइए कि कैसा वो डायग्राम बनेगा. अगर डायग्राम बना पाए तो हम आगे उसको कंटिन्यू कर पाएंगे. यहाँ देखिए आप, ये देखिए AB हमने एक लाइन ले ली. A पर 10 माइक्रोकूलम का चार्ज है, B पर माइनस ऑफ 10 माइक्रोकूलम का चार्ज है और दोनों एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है. अब इनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने खींच लिया 12 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर. एक पॉइंट है P, ठीक, जहां पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है. ओके, यहां से इनके मिडिल पॉइंट C से 12 सेंटीमीटर डिस्टेंस का एक पॉइंट B जहां पर हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है. सबसे पहला पॉइंट मैंने क्या बोला, जहां पर भी आपको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है वहां पर आपको क्या एज्यूम करना पड़ेगा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज एज्यूम करना पड़ेगा. राइट, तो सबसे पहले हमने उस पॉइंट P पर एक +1 चार्ज रख दिया. जब हमने उस पर +1 चार्ज रखा, अब ये 10 माइक्रोकूलम का चार्ज प्लस का है, ये भी प्लस है, ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा. तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई EA, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू A. राइट, और ये माइनस वाला उसको क्या करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा. देखिए ये EA और ये EB. राइट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू B. ठीक, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है. जब भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में एक खास बात होती है कि इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का हर पॉइंट दोनों सिरों से, दोनों एंड से बराबर दूरी पर होता है. मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या होगी, इक्वल होगी. आप उसे ज्योमेट्रिकली प्रूव भी कर सकते हैं बट मालूम भी होना चाहिए. राइट, तो ये AP और ये BP, ये दोनों डिस्टेंसेस क्या होंगे, बराबर होंगे. अब तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हुआ तो ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे. राइट, ये थीटा हो गया. ओके, अब दो वेक्टर है, एक ये और एक ये. अब यहाँ पर रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स हम पढ़ेंगे बच्चों. रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर हम लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा था, फिर भी मैं आपको क्लियर कर दूं. अगर कोई वेक्टर है जो उसके अगर हम 2 डायमेंशनल रिजोल्यूशंस देखें, मतलब उसको दो हिस्सों में बांटें, तो जो जिस लाइन पर, मतलब वो अगर किसी लाइन से थीटा एंगल बना है तो थीटा एंगल वाली लाइन पर उसका जो कंपोनेंट आएगा वो क्या होगा. जैसे ये मान लीजिए F है तो ये थीटा वाली डायरेक्शन में F cos थीटा और ये परपेंडिकुलर उसके F sin थीटा. ओके, अगर मान लीजिए ये थीटा है तो ये F cos थीटा हो जाएगा और ये F sin थीटा. तो जिस एंगल पे आपको लेना उस तरफ cos लगेगा और उसके परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट होगा वो बच्चों sin होगा. ओके, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींची, AB के पैरेलल एक लाइन खींची. अब अगर ये पैरेलल है AB के, तो अगर ये एंगल थीटा होगा तो दिस एंगल आल्सो विल बी थीटा. अल्टरनेट इंटीरियर एंगल Z, देखिए यस, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से. और अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा करस्पॉन्डिंग एंगल, ये ट्रांसवर्सल, ये पैरेलल एंगल्स. ठीक है, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा, ये करस्पॉन्डिंग एंगल से, और ये थीटा है तो ये भी थीटा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. ओके,
अब यहाँ देखिए तो ये EA है, तो EA का थीटा वाली डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या आ जाएगा, EA cos थीटा, और इसके परपेंडिकुलर कैसा जाएगा, ऐसा। तो ये क्या हो जाएगा, EA sin थीटा, ये EA cos थीटा, ये EA sin थीटा। इसी प्रकार ये EB है, ये थीटा है, तो थीटा वाली डायरेक्शन में EB cos थीटा, और इसके परपेंडिकुलर कैसा आएगा, ऐसा। तो ये EB sin थीटा। ओके, वन मोर थिंग रिमेंबर, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड EA और EB की वैल्यू की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, KE/R², मतलब हमको Q चाहिए और R चाहिए। EA की बात करें तो Q कितना है 10, R कितना है, ये जो भी डिस्टेंस है, और अगर मैं EB की बात करूं तो Q कितना है 10 और डिस्टेंस सेम, ये दोनों सेम, तो चार्ज भी सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, इसका मतलब EA और EB का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा बच्चों, सेम होगा। ठीक, बताता हूँ ये मैंने क्यों बताया। यहाँ देखिए ये EA के कंपोनेंट रिजॉल्व EA cos और ऊपर EA sin थीटा। सिमिलरली ये EB के कंपोनेंट थीटा वाली डायरेक्शन में EB cos थीटा, और ये नीचे की ओर EB sin थीटा। अब यहाँ देखिए EA is equals to B पॉइंट या D पॉइंट जो भी है, D पॉइंट ले लिया ऐसे 1/4π0 Q बाय डिस्टेंस AD का स्क्वायर, 1/4π0 की वैल्यू 9 × 10⁻⁹, Q की वैल्यू 10 माइक्रोकूलम, माइक्रो मतलब 10⁻⁻⁶ अपॉन AD। अब यहाँ थोड़ा सा देखिए, ये टोटल 10 सेंटीमीटर है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था, मतलब ये C इज द मिड पॉइंट, तो ये आधी AC कितना हो गया 5 सेंटीमीटर, ये कितना डिस्टेंस पे था 12 सेंटीमीटर पे, तो ये 12 सेंटीमीटर हो गया, ये 5 सेंटीमीटर हो गया। हमको हाइपोटेन्यूज चाहिए, पाइथागोरस थ्योरम से परपेंडिकुलर स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर कितना हो गया बच्चों 144, प्लस बेस का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, तो 144 प्लस 25 कितना हो गया बेटा 169, राइट। हाइपोटेन्यूज बराबर अंडर रूट परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम, राइट। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर 12 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144 प्लस 5 का स्क्वायर 25, 144 प्लस 125 कितना हो गया 169, 169 का रूट कितना हो गया 13 सेंटीमीटर। तो AD जो है वो 13 सेंटीमीटर है, AD और BD बराबर होंगे, तो ये भी कितना हो जाएगा 13। तो फार्मूला क्या हो गया 1/4π0 Q, 1/4π0 की वैल्यू 9 × 10⁻⁹, Q की वैल्यू 10 माइक्रोकूलम, माइक्रो मतलब 10⁻⁶, तो 10 × 10⁻⁶ अपॉन AD कितना है 13 सेंटीमीटर। इसको मीटर में बदलेंगे, अभी मैंने बताया था आपको सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई, so that will becomes 13 × 10⁻⁻², ये ऐसा हो जाएगा बच्चों 13 × 10⁻⁻² का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लिया, 9 13 का स्क्वायर 169, और ये हो गया आपका, देखिए 10⁻⁻² × -2 ऊपर जाएगा तो ये +4, तो ये ऊपर ऑलरेडी एक 10 था, ठीक है ना, तो 4 और 1 कितना हो गया 5, 5 और 9 कितना हो गया 14, राइट। ओके, -4 5 9 14, ओके। इसको थोड़ा सा करेक्ट करना पड़ेगा, ये यहाँ पर 9 -4 ऊपर जाएगा तो +4, 9 और 4 13, 13 और 1 14, 14 - 6 ये that should be 8। ओके, ये 90 कर दिया है, सही है वो 9 × 10 मैंने 90
ये 90 अपॉन 13 का स्क्वायर 169 और ये 9 और 4 कितना हो जाएगा 13, 13 माइनस 6 कितना हो गया 7। तो ये आपका EA की वैल्यू आ गई। सिमिलरली ये मैंने अभी बताया कि EA और EB ये दोनों क्या होंगे बराबर होंगे क्योंकि दोनों के चार्ज भी सेम है, दोनों की डिस्टेंस भी सेम है, तो यही EB की भी वैल्यू होगी। तो EA और EB दोनों को हमने क्या ले लिया इक्वल्स टू E1 ले लिया। यस ओके। अच्छा साथ में हमें क्या जरूरत पड़ रही है cos थीटा की, तो cos थीटा भी हम निकाल लें। cos थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस की वैल्यू क्या होगी बच्चों 5 और हाइपोटेन्यूज कितना हो गया बेटा 13, तो cos थीटा इज इक्वल्स टू 5/13। ओके अब हम अगर यहां पर देखें तो ये EA sin थीटा है, ये EB sin थीटा है, ध्यान से समझिएगा। EA मतलब क्या E1, तो दिस वन इज E1 sin थीटा ऊपर की ओर और दिस वन इज E1 sin थीटा नीचे की ओर। तो E1 sin थीटा ऊपर वाला और E1 sin थीटा नीचे वाला दोनों इक्वल एंड अपोजिट हैं, एक दूसरे को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। सो अब ये दोनों तो खत्म हो गए, वर्टिकल जो कंपोनेंट्स हैं वो खत्म हो गए, तो अब यहां पर इस D पॉइंट पर केवल एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दो बचे, दैट इज E1 cos थीटा प्लस E1 cos थीटा, राइट। EA दैट इज E1, EB दैट इज E1, तो E1 cos थीटा और E1 cos थीटा दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, तो ऐड ऑन हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा नेट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट D इज 2E1 cos थीटा, राइट। यहां पर 2E1 cos थीटा हो जाएगा और E1 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, राइट। ये देखिए EA sin थीटा और माइनस EB sin थीटा, सो दे आर कैंसिल्ड ईच अदर, हेंस नेट फील्ड एट D EA cos थीटा प्लस EB cos थीटा। EA और EB दोनों इक्वल थे, E1 के बराबर थे, तो E1 cos थीटा प्लस E1 cos थीटा दैट इज 2E1 cos थीटा 2। E1 की वैल्यू हमने क्या निकाली 90 अपॉन 169 into 10 की पावर 7 cos थीटा दैट इज 5/13। यहां से हम इसको सॉल्व कर लेंगे एंड now we will get answer 4.1 into 10 की पावर 6 न्यूटन पर कूलम। इस तरह से ये रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पे एक क्वेश्चन है, ओके, और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी लगा होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, इसके पहले एक अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर देखिए एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ये एक रेगुलर पेंटागन है ABCDE, ओके। यहाँ पर देखिए A पर, B पर, C पर और D पर क्यों चार्ज रखे हैं। रेगुलर जब भी मैं बोलूंगा रेगुलर ज्योमेट्री, तो उन सब का जो सेंटर होगा सभी वर्टेक्स से क्या होगा सेम डिस्टेंस पे होगा, ये ध्यान रखिए, ओके। तो यहाँ रेगुलर पेंटागन है तो ये सेंटर सभी कॉर्नर से इक्विडिस्टेंट होगा, ओके। एक बात क्लियर, 4 पॉइंट्स पर मैंने चार्ज रखे हुए हैं और मैंने पूछा है कि फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर, 4 के। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझिए, देखिए अगर पांचवें पर भी Q चार्ज होता तो सेंटर पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती, 0 हो जाती। क्यों? क्योंकि सेंटर जो है वो सिमेट्रिक पॉइंट हो जाता, अभी नहीं है। क्यों? क्योंकि पांचों कोनों पर Q चार्ज नहीं है, 4 पर है, 1 पर रखा ही नहीं, ओके। इस बात को बहुत अच्छे से समझिएगा, 4 पर रखा है, 1 पर नहीं है, इसलिए यहां पर 0 नहीं है। अगर यहां पर भी Q हो जाता, यहां पर भी Q चार्ज अगर रखा होता तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती, 0। अब खास बात समझिए, ऐसा क्या हो जाता कि पांचवें पर E पर जैसे ही हम Q चार्ज करते नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर 0 हो जाता। देखिए 0 तभी होती, इस पर जैसे ही मैं Q चार्ज रखता नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहां 0 होती। अब देखिए इसका मतलब क्या है, ये चारों जो है मिल करके यहां पर जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहे हैं, पांचवा जो है यहां पर अगर मैं Q चार्ज रखता वो उन चारों की जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसके ठीक अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर देता उतनी ही।
तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। बात समझ में आई? देखिए मैम कैसे, मान लीजिए चार लोग, अब आप इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिए, ये 1, ये 2 और ये 3, ये इस पर फोर्स लगा है या मुझ पर फोर्स लगा है, ये 3 लोग, ये 3 मिलकर के या ये दोनों मिलकर के मुझ पर फोर्स लगा रहे हैं, ठीक। अब तीसरा, अभी फोर्स ये दोनों मुझ पर लगा रहे हैं, जैसे मैंने तीसरा एक व्यक्ति ने मुझ पर फोर्स लगाना चालू किया तो क्या हुआ? नेट फोर्स मुझ पर 0 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? ये दोनों मिलकर के जितना फोर्स मुझ पर लगा रहे थे उतना ही फोर्स और उल्टी डायरेक्शन में किसने लगाया? इसने लगाया, तभी तो नेट फोर्स 0 होगा। अगर ये दोनों मिलकर मुझ पर 10 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे थे तो इतना ही 10 न्यूटन का ही फोर्स अगर ये वाला व्यक्ति पीछे से इस डायरेक्शन में लगा दे तो मुझ पर लगने वाला नेट फोर्स 10 - 10 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। सो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर काम कर रहा है कि अगर मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे ही मैं E पर, पॉइंट E पर Q चार्ज रखता हूँ, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट O will become 0। इसका मतलब ये चारों मिलकर के जितना इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ क्रिएट कर रहे थे उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड अकेले E पर रखा हुआ Q चार्ज क्रिएट करेगा और अपोजिट डायरेक्शन में करेगा, राइट? ओके, तो ना अगर मैं यहाँ पर देखिए, इफ Q चार्ज इज प्लेस्ड एट E then net field at the symmetric point O will be 0। it means the field at O due to E के कारण जो O पर फील्ड बन रही है that will be equal and opposite to the net field due to the other 4 corners, that is A, B, C and D। ओके, तो E के कारण कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर आप सबको भूल जाएं और सिर्फ E पर एक Q चार्ज रखें और O पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो फॉर्मूला क्या होगा? KE Q अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। केवल E के कारण O पर जो फील्ड होगी, अगर E पर मैं Q चार्ज रखूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? KE Q by R स्क्वायर। तो KE Q by A स्क्वायर। और E के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? अराउंड EO, राइट? E के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? KE Q by A स्क्वायर किस डायरेक्शन में होगी? EO डायरेक्शन में। ओके, ये अब ये इस डायरेक्शन में फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है तो डेफिनेटली इतनी ही फील्ड ये चारों मिलकर के किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस कर रहे होंगे? इस डायरेक्शन। हमारा क्वेश्चन ये था कि इन चारों के कारण सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? दैट इज KE Q by A स्क्वायर। लेकिन डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट टू द E, मतलब अलोंग OE, राइट? इंपॉर्टेंट और बहुत समझने वाला क्वेश्चन। तो हेंस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट O ड्यू टू द अदर 4 कॉर्नर्स ABCD is KE Q by A स्क्वायर, सेम इन मैग्नीट्यूड बट डायरेक्शन अपोजिट। E वाला अगर होता तो EO डायरेक्शन में लगाता, तो ठीक उसका उल्टा ये चारों मिलकर के OE डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे। आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से इसका सॉल्यूशन समझ में आया होगा। ये कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चंस हैं। एक ऐसा ही क्वेश्चन यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, सेम क्वेश्चन यहाँ पर भी देखिए, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, एक स्क्वायर है और फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर। यहाँ पर 3 जगहों पे चार्ज रखा है, D पर नहीं रखा है। A, B और C पर Q चार्ज रखा है, D पर नहीं रखा है। तो अगर D पर जैसे ही हम Q चार्ज रखेंगे सेंटर में क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अभी ये सिमेट्रिक पॉइंट नहीं है क्योंकि यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ नहीं है। जैसे ही आप यहाँ Q रखोगे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? 0। इसका मतलब ये तीनों मिलकर के जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर प्रोड्यूस कर रहे हैं उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड अकेला D पर रखा हुआ चार्ज यहाँ पर प्रोड्यूस करेगा बट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो Q यहाँ अगर मैं रख दूं तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी? DC। तो इसका उल्टा क्या
ये डिस्टेंस आप निकाल लीजिए, पाइथागोरस से निकल जाएगी अगर हम यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें। सो दिस वन इज a/2 और ये चूंकि a है तो ये डिस्टेंस भी a/2, तो a/2 और a/2 इसका परपेंडिकुलर ये निकाल लीजिए, अंडर रूट परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर अंडर रूट a/2 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट a/2 का स्क्वायर, सॉरी रूट ओवर a/2 का स्क्वायर प्लस a/2 का स्क्वायर, that is a square by 4 plus a square by 4, that is 2a square by 4, that is a square by 2, that is a by root 2। खैर हमें तो डिस्टेंस का स्क्वायर ही चाहिए होता है, तो ये यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, के क्यू बाय डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस का स्क्वायर कितना है a स्क्वायर बाय 2। तो जैसे ही आप a स्क्वायर बाय 2 रखोगे यहाँ पर तो वो 2 कहाँ चला जाएगा बेटा, ऊपर चला जाएगा, तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा k बाय a स्क्वायर। और डायरेक्शन क्या होगी, बच्चों CD, इन तीनों के कारण along CD इस डायरेक्शन। D वाला अगर होता तो DC बताता अभी, है ना। तो इस तरह से हम कोई भी क्वेश्चन सब सॉल्व कर पाएंगे। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ये बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं, हम कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा न्यूट्रल पॉइंट। ओके, तो इसे हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं न्यूट्रल पॉइंट। ओके, थैंक यू।